बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा व तालिबात का खैर मकदम है। आज हम देखने वाले हैं साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल जमात दहम के लिए पहला सबक शकली कशिश यानी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। इस सबक का हम कुछ पार्ट पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से हमेशा की तरह गुजारिश है कि जिसने भी हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें। सबक की शुरुआत जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम उन्वान को देखते हैं कि सबक का उन्वान क्या है। जैसा कि यहाँ पर सबक का उन्वान है शकली कशिश, तो इसका मतलब क्या होता है हम इसको पहले जान लेते हैं। शकली कशिश का मतलब क्या होता है? कशिश का मतलब क्या होता है? खींचना। और शकली एक साइंसी तौर पर नाम दिया गया है जिसे हम आम तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है इसमें कुछ खींचने की बात। और क्या खींच रही है, किस चीज़ से खींच रही है, क्या है, इसके बारे में हम सबक में पढ़ेंगे। उन्वान के बाद हम देखते हैं कि हमारे सबक में कौन कौन से नुकात हैं। तो देखिए, आपको जैसा कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आपके पास आपकी दरसी किताब भी होगी, आप उसमें भी देख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया गया है टॉपिक शकली कशिश और मरकज़ जो क़ुव्वत, केपलर के कवानीन, न्यूटन का कशिश शक्ल का कायनाती कानून, ज़मीन का इसरा और आज़ादी न हरकत और आज़ाद रफ्तार। ये सब क्या है? हमारे इस सबक के टॉपिक है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 2020 और 2021 में तमाम जो पहली से लेके 12वीं जमात की जितनी भी किताबें थीं सब में कुछ असबाक या असबाक के कुछ पार्ट जो थे वो रिड्यूस किए गए थे, हज़फ किए गए थे, खारिज किए गए थे। उसी तरह तालीमी साल 2021 और 22 के लिए भी जो पिछले साल रिड्यूस किए गए थे इस साल भी उसको रिड्यूस किया गया है। यानी हम इस वीडियो में रिड्यूस पार्ट को नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सबक शकली कशिश, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप सबक स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखा है ज़रा याद कीजिए। यानी जो हमने अपनी पिछली जमातों में जो तालीम हासिल की है, जो हमने पढ़ा है, वो हमने क्या पढ़ा, उन तमाम चीज़ों को रिवाइज़ करने का बारी आती है। तो हम इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। हम आज सिर्फ अपना सबक पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, आप गुज़िश्ता जमात में पढ़ चुके हैं कि शकली क़ुव्वत कशिश एक कायनाती क़ुव्वत है जो सिर्फ़ ज़मीन पर मौजूद दो अजसाम में ही नहीं बल्कि कायनात के किसी भी दो अजसाम के दरमियान असरअंदाज होती है। इस क़ुव्वत को किसने दरियाफ़त किया? अब हम इसका मुताला करेंगे। हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले हम उसकी तारीफ़ या डेफिनेशन देखते हैं। तो उसी तरह हम शकली कशिश को पढ़ने जा रहे हैं तो हम पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसकी तारीफ़ देखेंगे कि शकली कशिश होती क्या है, शकली कशिश किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पर आपकी किताब में शकली कशिश की तारीफ़ लिखी है कि शकली क़ुव्वत कशिश एक कायनाती क़ुव्वत है। कायनाती क़ुव्वत का मतलब ये होता है कि पूरी कायनात में, यानी चाँद पर भी, मरीख़ पर भी, ज़मीन पर भी और तमाम फ़ल्की अजसाम पर ये क़ुव्वत मौजूद हो, ये क़ुव्वत अमल करे, जो सिर्फ़ ज़मीन पर मौजूद दो अजसाम में ही नहीं बल्कि कायनात के किसी भी दो अजसाम के दरमियान असरअंदाज होती है। इस बात से ये वाज़ेह हो जाता है कि ये जो क़ुव्वत है उसके लिए दो शय का होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये क़ुव्वत क्या करती है? अमल करती है। अब इसको किसने दरियाफ़त किया, कैसे दरियाफ़त किया, किस बिना पे दरियाफ़त किया, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम अब पढ़ने वाले। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ जो कि है शकली कशिश।
जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ये तो आप जानते हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने शकली कशिश की दरियाफ़त की। कहा जाता है कि दरख्त पर से सेब को गिरता देखकर उन्होंने शकली कशिश की दरियाफ़त की। इनके जहन में सवाल आया कि तमाम सेब उफ़क़ी उमूदी सिमत में सीधे नीचे क्यों गिरते हैं, तिरछे क्यों नहीं गिरते या उफ़क़ के मतवाज़ी क्यों नहीं गिरते। बहुत सोचने के बाद उन्होंने ये नतीजा अख़ज़ किया कि ज़मीन सेब को अपनी जानिब कशिश करती होगी और क़ुव्वत कशिश की सिमत ज़मीन के मरकज़ की जानिब होगी। ज़मीन के मरकज़ की सिमत उफ़ पर उमूद होने से सेब सतह ज़मीन पर उमूदी सिमत में नीचे गिरता है। अब ये मैंने आपके सामने 2 पैराग्राफ पढ़ा। अब इस पैराग्राफ का मतलब क्या है, इसमें क्या बताया गया है, अब हम वो समझते हैं। देखिए, पहली लाइन में ये बताया गया है कि शकली कशिश की दरियाफ़त करने वाले साइंटिस्ट का नाम है सर आइजैक न्यूटन, जिसे हम आम तौर पर न्यूटन के नाम से जानते हैं। हमने 9th में हरकत के कवानीन में न्यूटन के कानून के बारे में पढ़ा। कहा अब इन्होंने शकली कशिश तो दरियाफ़त की, लेकिन किस बिना पर, ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने दरियाफ़त की। ठीक है, वो देखते हैं। कहा जाता है कि दरख्त पर से सेब को गिरता देखकर उन्होंने शकली कशिश की दरियाफ़त की। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन क्या हुआ कि सर आइजैक न्यूटन एक सेब के दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए। कुछ सोच रहे होंगे या आराम के लिए बैठ गया, वही बेहतर जानते हैं। तो बैठे थे, अचानक से क्या हुआ, एक सेब उनके ऊपर या फिर उनके अगल बगल में गिर गया। हम होते तो क्या करते, हम होते तो सेब को खा लेते। हम ये नहीं सोचते कि वो जो सेब है वो ऊपर से नीचे की तरफ क्यों गिरा, वो ऊपर भी तो जा सकता था। हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। हम जब बॉल को उछालते हैं तो वो भी कहाँ आता है, वो एक वक्त तक तो ऊपर तक जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो ज़मीन पर वापस आता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि वो ऊपर चला जाए और वापस कभी ना आए, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो यही सवाल, जिस तरीके से मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, ऐसे ही सवाल सर आइजैक न्यूटन के दिमाग में आया कि मतलब ऐसा ही क्यों होता है। और अच्छा, हम मान लेते हैं कि कोई चीज़ नीचे गिर रही है, तो वो सीधे ही नीचे क्यों गिरती है, तिरछे क्यों नहीं गिरती, या फिर वो आड़ी क्यों नहीं गिरती। उन्होंने ये सोचा। बहुत सोचने के बाद उन्होंने ये नतीजा अख़ज़ किया कि ज़मीन सेब को अपनी जानिब क्या करती है, कशिश करती है, खींचती है। ठीक है, इसी तरह सेब ही नहीं, कोई भी चीज़ ले लेंगे, बॉल हुआ, पेंसिल, शार्पनर, रबर, कोई भी चीज़, वो कहाँ गिरेगी, नीचे ही गिरेगी। और क़ुव्वत कशिश की सिमत ज़मीन के मरकज़ की जानिब होगी। और ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क़ुव्वत कशिश की जो सिमत है, यानी किस सिमत में गिरेगी, तो मरकज़ की सिमत होती है। और याद रखेंगे कि जो ज़मीन का जो मरकज़ होता है वो उमूद है, उमूदी सतह ज़मीन पर उमूदी सिमत में वाक़ है। इस वजह से क्या होती है, कोई भी चीज़ जो है वो ऊपर से डायरेक्ट जब गिरती है तो कैसी गिरती है, सीधी उमूदी तौर पर गिरती है। और ज़मीन के मरकज़ की सिमत उफ़क़ पर उमूद होने से सेब सतह ज़मीन पर उमूदी सिमत में नीचे गिरता है। यही बात इस बात को वाज़ह कर देता है कि जो मरकज़ की सिमत होगी, जो से ज़मीन के मरकज़ की सिमत क्या है, उफ़क़ पर उमूद होने की वजह से कोई भी चीज़, सेब के अलावा कोई भी चीज़, सेब भी, सब क्या होंगे, उमूदी सिमत में ही नीचे गिरेंगे। अब देखिए उसके आगे यहाँ पर क्या लिखा गया है। शक्ल 1.1 में ज़मीन पर एक सेब का दरख्त दिखाया गया है। सेब पर अमल करने वाली क़ुव्वत ज़मीन के मरकज़ की जानिब होती है, यानी सेब के मकाम से सतह ज़मीन पर उमूद होती है। शक्ल में चाँद और ज़मीन के दरमियान शकली क़ुव्वत दिखाई गई है, यहाँ फासले तनासुब में नहीं दिखाए गए। अब देखिए इस छोटे से पैराग्राफ में क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि शक्ल 1.1, देखिए जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि क्या शक्ल 1.1 क्या है कि शकली क़ुव्वत का तसव्वुर और चाँद की शकली क़ुव्वत। ठीक है, ये बताया गया है। देखिए इसमें क्या दिखाया गया है कि एक सेब का दरख्त है,
सर आइजैक न्यूटन सेब के दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। सेब क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है। और कैसे गिर रहा है, उमूदी सिमत में नीचे गिर रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो ज़मीन का जो मरकज़ है उस पर उमूद होने से कोई भी चीज़ सतह ज़मीन पर उमूदी सिमत में नीचे गिरती है। ठीक है, और यही बात चाँद के लिए भी है। ठीक है, लेकिन आपने कभी ये सोचा होगा कि जब ये कुव्वत है पूरे कायनात में अमल कर रही है, पूरे कायनात, तो फिर चाँद जो है वो ज़मीन पर क्यों नहीं आता जिस तरह सेब आ रहा है? इसकी वजह है, इसकी वजह हम आगे पढ़ेंगे। जब हम आगे पढ़ते जाएंगे ना तो ये जो आपका डाउट है क्लियर होता जाएगा। तो और आप ये भी सोचते होंगे कि सेब ही क्यों नीचे जा रहा है, मतलब सेब जब गिर रहा है तो वही क्यों नीचे आ रहा है, ज़मीन क्यों नहीं सेब के पास चली जाती या फिर कोई और चीज़ के पास? तो इसकी वजह ये है क्योंकि देखेंगे, हम जानते हैं कि जैसे कि एक ताकतवर इंसान है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ताकतवर इंसान और एक कमज़ोर इंसान है। जाहिर सी बात है हम ऐसा कह सकते हैं कि कौन जीतेगा, ताकतवर इंसान जीतेगा। या एक तरफ ताकतवर इंसान खड़ा है और एक तरफ कमज़ोर इंसान खड़ा है। ताकतवर इंसान कमज़ोर इंसान को खींचेगा तो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, तो कमज़ोर इंसान किसके पास जाएगा, ताकतवर के पास जाएगा। यही बात इसमें भी है क्योंकि जो सेब की जो शक्ली क़ुव्वत कशिश है बहुत ही कम होती है और ज़मीन की बड़े पैमाने पर है क्योंकि वो बड़ी है, कसाफत जसामत में बड़ी है, कमियत में बड़ी है, उसी तरीके से सेब भी है। तो क्या होता है, इस वजह से सेब जो है वो क्या होता है, ज़मीन की तरफ जाता है। अगर सेब की ज़्यादा होती तो ज़मीन जाता, लेकिन ऐसा नहीं। न्यूटन ने सोचा कि अगर ये कुव्वत मुख्तलिफ ऊंचाई पर मौजूद सेब पर असर करती है तो क्या ये सेब से ज़्यादा बुलंदी पर मौजूद चाँद जैसी अशिया पर भी असर करेगी? तो जी हाँ, ये करती है क्योंकि कायनाती कुव्वत है, हमने इसकी तारीफ में पढ़ चुके हैं। क्या इस तरह सूरज, सैयारे और ऐसे ही चाँद से ज़्यादा दूरी पर वाक़ फल्की अजसाम पर भी असर होगा? जी हाँ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना शक्ली कशिश ये जो टॉपिक मैंने समझाया हूँ समझ में आया होगा। देखते हैं हम कुव्वत और रफ्तार, फोर्स एंड मोशन क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। छोटी सी लाइन में बताया गया है, देखेंगे। हम जानते हैं कि किसी जिस्म की रफ्तार की कदर या हरकत की सिमत में तब्दीली पैदा करने के लिए इस पर कुव्वत का अमल ज़रूरी होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। फ़र्ज़ करते हैं एक कार है, ठीक है, क्या है, कार, स्पोर्ट कार ले लेते। पहले क्या कर रही है, वो लगातार 5 किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत स्पीड हो गई, 5 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, चल रही है। अब हमें क्या करना है, उसकी रफ्तार की जो कदर है, यानी जो 5 किलोमीटर पर सेकेंड, 5 किलोमीटर पर सेकेंड, उसमें तब्दीली लानी। तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, हमें कुव्वत लगानी पड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगा हमें, तभी क्या होगा, उसकी जो रफ्तार की कदर है उसमें क्या होगी, तब्दीली वाक़ई होगी। उसी तरह अगर कोई जिस्म हरकत कर रहा है, मतलब फ़र्ज़ कर लेते हैं कार को ही मिसाल ले लेते हैं, वो हरकत कर रहा है, तो क्या होगा, अगर हमें उसकी सिमत में तब्दीली करनी है, यानी उसको मोड़ना है, वो सीधा खत्े मुस्तकीम में जा रहा है, तो हमें फिर से उस पर, जैसे हम कोई चीज़ को धक्का देते हैं तो हम सीधे तरफ धक्का दे रहे हैं तो खत्े मुस्तकीम में जा रहा है, लेकिन अभी हमको क्या करना है, उसकी सिमत में तब्दीली लानी है। तो हम क्या करेंगे, उसको कुव्वत लगाएंगे और वो शय जो है, जो हरकत कर रही है, उसकी सिमत क्या हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ पर कहा गया है कि किसी जिस्म की रफ्तार की कदर या हरकत की सिमत में तब्दीली पैदा करने के लिए इस पर कुव्वत का अमल ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। देखिए, इससे पहले ज़रा याद कीजिए, इसके लिए आपको एक अलग सी वीडियो मिलेगी, उसमें ज़रा याद कीजिए क्या आप जानते हैं, और बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं हल कीजिए, दिमाग पर ज़ोर दीजिए। ऐसे चीज़ों को हम एक अलग वीडियो में बनाकर इंशाअल्लाह जल्दी अपलोड करेंगे।
देखिए यहाँ पर साइंसदानों का जो तारुफ है ये तालीमी साल 2021 और 20 के लिए रिड्यूस किया कर दिया गया है, तो इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम में नहीं पूछ जाएगी। उसी तरह दायरवी हरकत और मरकज़ जो कुव्वत भी है ये भी रिड्यूस। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केपलर का कानून, केपलर्स के कवानीन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं केपलर्स लॉ। जो केपलर का कवानीन है, देखिए वो 3 कानून है। एक बार हम तो ये जो तीनों कानून है ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम सिर्फ बैज़वी दायरा तक समझ लेते हैं। उस बैज़वी दायरा समझने से पहले एक पैराग्राफ है, उसको पढ़ के देख लेते हैं क्या लिखा गया है इसमें। कदीम ज़माने से इंसान सैयारों के मकामात का मुशाहिदा करता आ रहा है। जी बिल्कुल, गैलीलियो से पहले ये मुशाहिदात सिर्फ आँखों के ज़रिए किए जाते थे। 16वीं सदी तक सैयारों के मकामात और हरकत के मुतालिक बहुत सी मालूमात हासिल हो गई थी। जो हांस केपलर नामी साइंसदान ने इन तमाम मालूमात का मुताला किया तो इन्हें पता चला कि सैयारों की हरकत यानी गर्दिश कुछ मखसूस उसूलों के तहत होती है। उन्होंने सैयारों की हरकत के मुतालिक 3 कवानीन बयान किए। केपलर के कवानीन नीचे दिए हुए, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इस पैराग्राफ में ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जो समझाने लायक हो, वो बहुत ही आसान ज़बान में लिखी गई है, तो उस वजह से हम डायरेक्ट बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं हमें बैज़वी दायरा किसे कहते हैं? आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें इस सबक में हम बैज़वी दायरा का क्या काम है। तो जी हाँ, बैज़वी दायरा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है केपलर के कवानीन समझने में, क्योंकि बैज़वी दायरे के जितने रूल्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हमें केपलर के कवानीन में मिलेगी। और जब हम बैज़वी दायरा समझ लेते हैं तो केपलर के कवानीन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले क्या है बैज़वी दायरा। आपने नॉर्मल दायरा तो देखा होगा। जो नॉर्मल दायरा होता है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ना, जो हमारा नॉर्मल दायरा होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, राइट। और उसका क्या होता है, एक मरकज़ होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसी तरीके से बैज़वी दायरा क्या होता है, ठीक है। बैज़वी दायरा क्या होता है कि एक मखरूत की हमवार सतह को तिरछा काटने से हासिल होने वाली सतह की शक्ल को हमवार बैज़वी दायरा कहते हैं। अगर हम एक मखरूत ले लें, उसकी हमवार सतह को क्या करेंगे, तिरछा काटेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, बैज़वी दायरा मिलेगा। अगर हम सीधा काट दें तो क्या मिलेगा, दायरा मिलेगा, जो हमारा नॉर्मल दायरा होता है, ठीक है। इसके 2 नुक्ते मास्का या मराकिज़ होते हैं। नुक्ते मास्का का मतलब भी मरकज़ होता है, ठीक है। या जैसे कि हमारा जो नॉर्मल दायरा होता है उसमें कितने मरकज़ होते हैं, सिर्फ एक मरकज़ होता है। लेकिन जो हमारा बैज़वी दायरा है उसमें कितने मरकज़ होंगे, 2 मरकज़ होंगे। यहाँ पर उसे नुक्ते मास्का लिखा गया है, ठीक है। इन 2 नुक्ते मास्का से मुहीत पर वाक़े कोई भी नुकात के फासलों के मजमूए एक दूसरे के मसावी होते हैं। ये जो मुहीत है, देखिए यहाँ पे जो मुहीत में अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये मुहीत है। इस पे ABC क्या है, नुकात हैं जो कि मुहीत पर वाक़े हैं। इनके जो फासले के मजमूए होंगे, मराकिज़ से के फासले के मजमूए जो होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, अभी हम इसको समझते हैं। जैसा कि देखेंगे यहाँ पर A, B और C ये मुहीत पर वाक़े नुकात हैं। F1 F2 क्या है, नुक्ते मास्का। तो जो AF1 का जो फासला होगा और AF2 का जो फासला होगा, ये AF1 है और ये AF2 है। AF1 और AF2 का जो फासला होगा वो बराबर होगा BF1 जमा BF2 के, और ये फासला बराबर होगा CF1 जमा CF2 के। यही बात ये 2 लाइन में लिखी गई है कि 2 नुक्ते मास्का से मुहीत पर वाक़िए कोई भी नुकात के फासलों के मजमूए एक दूसरे के मसावी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया। हमने सबसे पहले देखा शकली कशिश की डेफिनेशन, उसकी तारीफ़, फिर उस शकली कशिश को समझा, फिर उसके बाद हमने देखा कुव्वत और रफ्तार, फिर हमने देखा केपलर के कवानीन से और उसका जो पस मंज़र था हमने वो देखा, और साथ ही साथ जो बैज़वी दायरा किसे कहते हैं वो भी हमने देखा। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे केपलर का पहला कानून, दूसरा कानून, तीसरा कानून और दूसरे टॉपिक्स के बारे में हम देखेंगे। अगर आप
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझा होगा। अगर कुछ भी डाउट हो या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम इंशाल्लाह उसका रिप्लाई देंगे। और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। आप अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।